नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने भारतीय संसद के बारे में पढ़ा था। उसके दो सदन लोकसभा तथा राज्यसभा का कैसे गठन होता है, उनके सदस्य कौन बन सकते हैं। आज हम भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर आज हम राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी शक्तियाँ क्या क्या है तथा भारत के प्रधानमंत्री, उसकी स्थिति और उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास किस किस प्रकार की शक्तियां हैं, उसका निर्वाचन कैसे होता है और भारत के प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है और उसके क्या कार्य है। तो देखते हैं आज भारत के संघीय कार्यपालिका में सबसे पहले हम भारतीय कार्यपालिका का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किस प्रकार का देश है? लोकतांत्रिक देश, और जिसके अंदर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, इसकी स्थापना की गई है। किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय। भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत के अंदर दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ देखते हैं हम, संसदीय और अध्यक्षात्मक। तो भारत के अंदर इनमें से कौन सी है? संसदीय, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रदान होता है। यानी जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसके अंदर जो राष्ट्रपति होता है वह उस देश की कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक कानूनी रूप से सभी कार्य जिसके नाम से किए जाते हैं संविधान के अनुसार, इस प्रकार का जो अध्यक्ष होता है वह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तथा प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद जो होती है उस सरकार के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वह वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? मंत्रिपरिषद। वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? मंत्रिपरिषद, जिसका अध्यक्ष होता है, जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो एक तरह से कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति है वह नाम मात्र का होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का। जबकि वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक। तो भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति होता है, वह संवैधानिक प्रधान होता है। तो भारत का संवैधानिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। प्रथम नागरिक भारत का कौन है? भारत का जो राष्ट्रपति है वर्तमान के अंदर रामनाथ कोविंद। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, तो वही भारत के प्रथम नागरिक होंगे। तो भारत के संविधान को जब हम अध्ययन करते हैं तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात किस अनुच्छेद में? भारत के संविधान में 52 में, 52वें अनुच्छेद के अंदर यह लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो ये कार्यपालिका है इसकी संपूर्ण शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 53 में निहित होगी, जिसका प्रयोग इस कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं इसका प्रयोग वे स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। और इसका प्रयोग या वे स्वयं करेगा या अपने जो अधीन जो अधिकारी है उनके द्वारा इन शक्तियों का वे प्रयोग करता है भारत का राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका का जो औपचारिक नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान है वह राष्ट्रपति होता है। वास्तविक जो होता है वह होता है प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात भारत के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 52 में है। सारी कार्यपालिका की शक्तियाँ भारत में किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसी प्रकार की एक प्रक्रिया अपनाई गई है जिसके अंदर जनता का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति को प्राप्त
हो कि जनता किससे चाहती है, और उसी प्रकार से एक इस प्रकार की विधि अपनाई गई है। तो अनुच्छेद 54 के अंदर, अनुच्छेद 54 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है जो इसके लिए मतदान करता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जो कैसे बनेगा, संसद के दोनों सदनों, निर्वाचक मंडल के अंदर संसद के दोनों सदन होंगे, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। कौन से सदस्य? जो निर्वाचित सदस्य होते, कहने मतलब जिन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत करता है उनको वोट देने का राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकार नहीं है। लोकसभा के अंदर जो दो पहले एंग्लो इंडियन थे उनका तो अब समाप्ति ही कर दिया है, ऐसा कोई प्रावधान अब भारत के संविधान में नहीं रखा है। राज्यसभा में कितने मनोनयन के प्रावधान था? 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वे राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर मत नहीं देते हैं। तथा राज्यों की विधानसभा, राज्यों के अंदर 2 सदन होते हैं, कुछ राज्यों के अंदर बाद में 2 है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा व विधान परिषद। तो यहाँ पर सिर्फ विधानसभा के सदस्यों के जो निर्वाचित सदस्य है उन्हीं को ही वोट देने का मिलकर बनेगा, यानी वोट देने का अधिकार होगा। तो निर्वाचक मंडल किन किन से मिलेगा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये निर्वाचक मंडल बनेगा जो इस चुनाव के अंदर मत देते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वे पहले से निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा। तो लोकसभा और विधानसभा सीधे जनता से निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा के विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो जनता इन डायरेक्ट राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति इसमें मत देते हैं। इसका मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। यह चुनाव एक विशेष विधि से होता है। चुनाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके अंदर एक विशेष पद्धति अपनाई गई है निर्वाचन की। उस पद्धति का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि के द्वारा गुप्त रूप से होता है। चुनाव के अंदर गोपनीयता होती है कि कौन सा व्यक्ति किसको मत दे रहा है। इस विधि में विजयी होने के लिए उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मत, जितने मत पड़ते हैं कुल डाले गए वैध मत, डाले हुए वैध मत में वही वैध मत हो गया जो निरस्त करने के बाद जो बच्चे हैं के आधे से एक अधिक मत प्राप्त होना जरूरी है, वही विजय होगा। उसे जिसे न्यूनतम कोटा कहा जाता है, यानी इतना मत प्राप्त होना ही जरूरी होगा तभी विजय घोषित होगा। सबसे ज़्यादा जिसको मत मिले वह विजय नहीं होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है 50% प्लस 1 मत प्राप्त होंगे वही विजय होता है, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूनतम कोटा कहा जाता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। अनुच्छेद 57 कहता है कि वे पुनः चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है। आपको पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, तो पुनः चुनाव लड़ सकता है कितनी बार। इस प्रकार की कोई भी शर्त भारतीय संविधान में नहीं रखी हुई है कि कितनी बार वो चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर वो देना चाहता है, अपने पद को त्याग करना चाहता है, तो अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र
उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। अगर राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, वह त्याग पत्र दे दे अथवा उसको पदच्युति कर दे, उसको पद से हटा दिया जाए के कारण अगर पद रिक्त होता है, इस कारण से अगर पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर 6 महीने के अंदर अगले राष्ट्रपति का वापस चुनाव करना होता है 6 महीने के। और 6 महीने तक तब तक राष्ट्रपति का काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है। और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अगर वापस जिस राष्ट्रपति के रहते हुए पद रिक्त हुआ है मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण, तो वापस जो नया राष्ट्रपति बनेगा वह शेष बची हुई अवधि के लिए नहीं, ऐसे नहीं कि एक राष्ट्रपति वो 3 वर्ष तक वापस 2 साल बच्चे तो 2 साल के लिए चुना जाएगा, ऐसा प्रावधान नहीं होगा। क्या है? वापस वो अगले 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। आगे देखते हैं हम संविधान का अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करके संविधान के ऊपर आकर, संविधान के आगे आके कार्य करने लगे, संविधान का अतिक्रमण करने लगे के आरोप से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण के आधार पर। अगर संविधान का अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति तो उसके ऊपर क्या चलाया जा सकता है? महाभियोग चलाकर उसको पद से हटाया जा सकता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में है। यानी महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 61 के अंदर है। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन भारत के संविधान में कहाँ मिलता है? 61वें अनुच्छेद में मिलता है। याद कर लेना, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन भारत के संविधान में अनुच्छेद 61 में मिलता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। यह महाभियोग की प्रक्रिया सदन के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन का पूर्व सूचना के तहत लाया जा सकता है। किसी भी सदन में, लोकसभा राज्यसभा में लाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को पहले देना होता है। महाभियोग की प्रक्रिया को सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होना होता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के प्रस्ताव को पास करने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत चाहिए महाभियोग की प्रक्रिया को पास करने के लिए। यह प्रक्रिया दोनों ही सदनों में अपनाई जाती है। और ये दोनों ही जो प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है, सदन के जो 2 सदन है, हमारे संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों में अपनाई जाती है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की योग्यताएं। कौन सा व्यक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 में मिलता है। कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 58 में। वह भारत का नागरिक हो। महत्वपूर्ण बात क्या है? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यानी इनके अलावा वे सभी योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जरूरी है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यता चाहिए वे सभी योग्यताएं उसमें और होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वे सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वे लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। गैर गंभीर व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए, कोई ऐसे नहीं कि कोई भी हर एक व्यक्ति जाके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ले, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि निर्वाचक मंडल जो बनता है उनमें से 50 व्यक्ति उसके प्रस्तावक होने चाहिए। कितने प्रस्तावक है? 50। और 50 ही उसके अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जाके, गैर गंभीर व्यक्ति ही जाकर चुनाव न लड़े। आगे देखते हैं हम राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया क्या, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हमने पहले ही देख लिया राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है।
जो दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन सदस्यों तथा राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक विशेष विधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि से होता है, जिसके रूप में ये गुप्त मत रूप से इसका चुनाव होता है। ये हमने पहले ही देखा है कि एक निर्वाचक मंडल होगा जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि से गुप्त रूप से होता है। इस विधि में विजय होने के लिए उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों के आधे से एक अधिक यानी 50% +1 होना चाहिए, प्राप्त करना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूनतम कोटा कहते हैं। प्रश्न आ सकता है न्यूनतम कोटा क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विजय होने के लिए डाले गए वैध मतों से एक अधिक प्राप्त होना अनिवार्य है, जिसे कि न्यूनतम कोटा कहा जाता है। आगे देखते हैं विधानसभा सदस्य द्वारा देय मत का मत भार। अब इसके अंदर जो निर्वाचक मंडल के अंदर जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे मत देते हैं, उस मत का भार क्या होगा, उसका मूल्य क्या होगा। तो उसके लिए भी संविधान के अंदर एक विशेष प्रावधान किया हुआ है, वह है कि राज्य की कुल जो जनसंख्या है, राज्य की जो कुल जनसंख्या है, किसी भी राज्य की अगर विधानसभा सदस्य का मत भार निकालना है तो उस राज्य की जो कुल जनसंख्या है वहाँ के विधानसभा में कुल चुने हुए सदस्यों में बांट दी जाती है, यानी जनसंख्या के अंदर विधानसभा सदस्यों का भाग दे दिया जाता है। और उस भागफल में जो उसके बाद में जो भागफल आता है उसमें 1000 का और भाग दे दिया जाता है, 1000 से बांट दिया जाता है। तो सूत्र के रूप में अगर हम देखें कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत भार, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत भार, तो राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कितनी जनसंख्या है और राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, उसका इस भाग जनसंख्या में दे देते। इसके बाद में उसमें 1000 का भाग और दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो अंक आएगा वह निर्वाचित सदस्य जो विधानसभा का उसके एक मत का मत भार प्राप्त होगा। 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में मत भार हेतु 1971 की जनगणना का आधार ही होगी, यानी जनसंख्या कौन सी होगी, जो 1971 में उस राज्य की थी। कौन सी जनसंख्या? 1971 की जनगणना ही अपनाई जाती है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। इसमें परिवर्तन 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद ही होगा। तो 2026 के बाद में भारत के अंदर हम सीधी देख ले जनगणना कब होगी? 2031 में होगी, जो हर 10 साल में होती है। 2031 के बाद में जो जनगणना होगी उसके बाद में इसमें परिवर्तन हो सकता है इस जनसंख्या का अनुपात में। तो ये था विधानसभा के सदस्य का मत भार निकालने का फॉर्मूला। अब जैसे कि हम राजस्थान की एक विधायक सदस्य का मत भार का उदाहरण देते तो समझ लो राजस्थान की जनसंख्या 6 करोड़ है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसके अंदर पहले 200 हमारे जो सदस्य उनका भाग देंगे, तो 200 से कट गए ये 2 0, फिर हो जाएगा 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 लाख। फिर इसके अंदर 1000 का भाग 3 लाख में और दे देंगे, 3 0 कट जाएंगे तो 300 आ जाएगा। इस प्रकार से मत भार निकाला जाता है। आगे देखते हैं संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत भार। तो संसद के जो सदस्य है, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य है, उनके वोट का क्या मूल्य होगा? तो उसका क्या फॉर्मूला है? संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत भार निकालने के लिए राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के कुल संख्या में बांट दिया जाता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी, अब शायद कश्मीर को भी इसमें मिला दिया जाएगा, क्योंकि कश्मीर भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और जिसके अंदर भी विधानसभा का गठन होगा कि विधानसभाओं के सदस्य शामिल होगा। यानी कि जितने भी राज्य है भारत के अंदर 28 राज्य है, और 2 तो ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी, और अब ये कश्मीर। अब इन सब के विधानसभा के जो सदस्य बनेंगे, उन विधानसभा के सदस्यों का जो
वोटों का जो टोटल मूल्य होगा उसके अंदर संसद के सदस्यों का भाग लगा दिया जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा? संसद के निर्वाचित सदस्य का मतभार निकालने का सभी राज्यों की विधानसभाओं, सभी राज्यों जिसके अंदर संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी और कश्मीर भी सम्मिलित है क्योंकि वहाँ पर भी विधानसभाएं है, के सदस्यों का कुल मत, इनके जो सदस्य है सभी राज्यों के, उनके सभी सदस्यों का जो कुल मत है उनमें भाग लगा देंगे हम संसद के दोनों सदनों के, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का इसमें भाग लगा देंगे और जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? संसद के सदस्य के मतभार, संसद के सदस्य का मतभार प्राप्त होगा। तो ये थे विधानसभा और संसद सदस्यों के राष्ट्रपति चुनाव में मत के भार निकालने के फॉर्मूले। आगे देखते हैं हम। अब राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी होने के लिए मतों का एक निश्चित नियंतांश जिसे न्यूनतम कोटा का कहते हैं का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। कैसे ये न्यूनतम कोटा निकाला जाता है? तो डाले गए वैध मतों की संख्या, जितने भी वोट पड़े हैं, जितने भी वोट पड़े उनके अंदर निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या, या निर्वाचित तो एक ही होता है राष्ट्रपति, तो वो राष्ट्रपति एक, उसके अंदर हम एक और जोड़ देते हैं, उसमें एक और जोड़ देते हैं, यानी कि अब समझ लो कि 100 वोट है टोटल वैध मत, तो इसके अंदर 1 + 1 2 का भाग लग जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा? 50, और उसके बाद में +1 कर देंगे, +1, यानी अगर 100 वोट है तो कितने वोट चाहिए जीतने के लिए? 51 वोट होना जरूरी है। अगर 51 वोट किसी को प्राप्त नहीं हुए तो कोई भी अभी तक विजय नहीं होगा। उसके लिए एक दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाती है जब ऐसी प्रक्रिया आती है। यदि किसी उम्मीदवार को उक्त नियंतांश यानी न्यूनतम कोटा नहीं मिलता तो चाहे उसके सबसे अधिक मत हो निर्वाचित नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा मत वाले को निर्वाचित नहीं किया जाता जब तक कि यह नियंतांश न्यूनतम कोटा उसे प्राप्त नहीं होता है। और ऐसी जब आ जाती है स्थिति तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है चुनाव के लिए, जिसके अंदर मतगणना, द्वितीय मतगणना होती है। हर मतदाता को इतनी वरीयता मत देने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार होता है। जब इसके वोट होते हैं तो जैसे कि 4 उम्मीदवार है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो इनको वरीयता इन चारों को दी जाती है कि मैं पहले किसको बनाना चाहता हूँ, 3 नंबर को बनाना चाहता हूँ, फिर इसके बाद में 2 नंबर को, 1 नंबर को बनाना चाहता हूँ, इसके बाद में मैं 4 नंबर को बनाना चाहता हूँ, इसके बाद में हम 2 नंबर को बनाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से वरीयता निर्धारित की जाती है। उसको अपनी पसंद से वरीयता निर्धारित करने का अधिकार होता है। हर एक मतदाता को इस प्रकार से वोट देने का अधिकार होता है। यदि प्रथम वरीयता की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को नियंतांश मत नहीं मिलता है तो फिर दूसरी वरीयता के मतगणना प्रारंभ की जाती है। तो जब मतगणना होती है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि एक वरीयता, प्रथम वरीयता किस व्यक्ति को कितनी मिली है। जब किसी भी ऐसे उम्मीदवार को प्रथम वरीयता नहीं मिलती है, 50 + 1, 50% +1 प्रथम वरीयता किसी को नहीं मिलती है तो इसके बाद में दूसरी वरीयता की मतगणना प्रारंभ की जाती है। उसके बाद में दूसरी वरीयता देखी जाती है कि दूसरी वरीयता किसको कितनी प्राप्त हुई है। इस दूसरे चरण में उस उम्मीदवार को मुकाबले से हटाया जाता है। एक उम्मीदवार को, फिर इन 4 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को उस चुनाव से बाहर कर दिया जाता है, हटाया जाता है, जिसका प्रथम चरण में सबसे कम मत मिले। यानी जब प्रथम वरीयता देखी गई थी उस समय सबसे कम प्रथम वरीयता जिसको प्राप्त हुई उसको चुनाव से बाहर कर दिया जाता है। और उस उम्मीदवार की द्वितीय वरीयता के मत जिन उम्मीदवारों को मिले हैं वे उन्हें हस्तांतरित किए जाते हैं। यानी कि जब इस 4 सबसे कम प्रथम वरीयता प्राप्त करने वाले को जब बाहर कर दिया जाता है तो उसके जो द्वितीय वरीयता है उसको हस्तांतरित की जाती है प्रथम वरीयता वालों को। और उसके बाद में जब तक वो नियंतांश न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है, इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ये प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक कि किसी एक
उम्मीदवार को नियंता न्यूनतम कोटा के मत संख्या प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक ये प्रक्रिया प्रारंभ रहती है। आगे देखते हैं हम, वेतन, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां व अन्य सुविधाएं। राष्ट्रपति के लिए किस प्रकार की वेतन की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार के विशेष प्रावधान सुविधाएं है। तो भारत सरकार द्वारा वर्तमान में राष्ट्रपति के लिए 5 लाख वेतन निर्धारित किया गया। कितना वेतन है? 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित है। जब तक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर स्थित है या आसीन है, तब तक उसके विरुद्ध किसी प्रकार का दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति पर किसी प्रकार का कोई न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, नहीं तो दीवानी, नहीं फौजदारी, नहीं किसी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है, नहीं राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जा सकता, राष्ट्रपति को कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सकता, नहीं उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 2 महीने का लिखित नोटिस देने के पश्चात, 2 महीने का कोई नोटिस दे दे, 2 महीने का नोटिस देने के पश्चात केवल राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल दीवानी कार्रवाई की जा सकती है, सिर्फ दीवानी कार्रवाई की जा सकती है अगर 2 महीने का नोटिस देने के बाद में भी। तो ये उसके लिए विशेष उन्मुक्तियाँ और है और इसका वेतन कितना है? 5 लाख है। पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, जो पहले भारत का राष्ट्रपति रहा है और उसकी मृत्यु हो जाए, नहीं पर उसकी पत्नी को सेवानिवृत्ति राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी राशि दी जाती है। जो पेंशन उसको आती है उसकी आधी पेंशन फिर उसकी पत्नी को दी जाती है। और सरकारी मकान आजीवन प्राप्त होता है और आजीवन तक जब तक वो जीते हैं तब तक उसको सरकारी बंगला मकान मिलता है। राष्ट्रपति भवन उसका औपचारिक आवास होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका औपचारिक आवास कौन सा है? राष्ट्रपति भवन। और ये कहाँ पर स्थित है? ये रायसीना हिल्स दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन भारत में कहाँ स्थित है? दिल्ली में रायसीना हिल्स नाम की जो जगह है वहाँ पर भारत का राष्ट्रपति का निवास स्थान स्थित है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी इसका एक निवास स्थान है भारत के राष्ट्रपति का, जिसको राष्ट्रपति के निकट छरबरा में, कहाँ पर है ये? छरबरा में है, शिमला के निकट छरबरा में उनका ग्रीष्मकालीन निवास स्थित है। ग्रीष्मकालीन निवास स्थित है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम समय के लिए ही राष्ट्रपति जाते हैं, जिसका नाम क्या है? द रिट्रीट। उसका नाम क्या है? द रिट्रीट। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अब किसकी राजधानी हो गई? तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम नाम से उनका एक अन्य और आवास स्थित है भारत के राष्ट्रपति का। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को किस किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, वे किस किस प्रकार से कार्य करता है। नमस्कार।